स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीएनएसएस की एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हमने सबसे पहले ये समझा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएनएसएस और सीआरपीसी में मेजर डिफरेंस क्या है, यानी कि ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमें पूरे लॉज को ही चेंज करना पड़ा। आज इसका मेन पर्पस क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या मेजर डिफरेंस है बीएनएसएस और सीआरपीसी में। आज हम इन चीज़ों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या सच में नीड थी कि इन लॉज को जो है वो चेंज किया जाए, या फिर कुछ मेजर अमेंडमेंट से भी इनको जो है वो चेंज किया जा सकता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बीएनएसएस की इम्पोर्टेंस और पर्पस क्या है, यानी कि ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमें पूरे लॉज को ही चेंज करना पड़ा। तो जब हम बीएनएसएस का इम्पोर्टेंस और पर्पस को पढ़ते हैं तो जो सबसे मेजर स्टेप लिया गया है वो है लॉज को मॉडर्न तरीके से इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेशन में लेके आने के लिए। यानी कि आज की जो हमारा एरा है उसे टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी आज के टाइम में यूज़ की जा रही है, तो क्यों नहीं इसको लॉज में भी लेके आया जा सके ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पर्सन के साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है और उसके आसपास में कोई भी पुलिस स्टेशन अवेलेबल नहीं है, या फिर वो उसको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो यहाँ पर उस पर्सन के पास राइट है कि वो एफआईआर ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है। ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है पुलिस स्टेशन तक पहुंचना। अब अगर सम्मन्स की बात करें तो सम्मन्स भी ऑनलाइन इशू किए जा सकते हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि किसी विटनेस को या किसी पर्सन को जो है वो कोर्ट तक ले जाना ही मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें तब आई कि उस पर्सन को जो है वो कोर्ट तक लेकर कैसे जाया जाए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी में और अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। और कई बार तो इस चीज़ का भी खतरा बना रहता था कि ये पर्सन जो है वो जिंदा कोर्ट तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही अगर मैं विटनेसेस की बात करूं तो कई बार विटनेसेस को कोर्ट तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम में क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक स्टेप लिया गया है कि अगर चाहें तो विटनेस की टेस्टिमनी जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसे भी जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर स्टेप है जो हमें आगे चलकर हमारी जो प्रोसीजर है उसमें काम आएगा। अब एक फेमस सेइंग यूज की जाती है, जस्टिस डिले बट नो डिनाई। लेकिन कई बार देरी से मिला हुआ जस्टिस भी इनजस्टिस के बराबर ही हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है बट कितने टाइम तक चल रही है, इसका कोई भी हमारे पास टाइम लाइन जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं थी। यानी कि कितने टाइम में जो है वो आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लैकुना बन गया था, जिसकी वजह से जो है वो केसेस हमेशा क्या होता था, लंबे ही खिंच जाते थे। तो इसीलिए इसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्टर सेंस में जो है वो बाइंड करने की कोशिश की गई है। यानी कि अब इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसीडिंग के टाइम को जो है वो बाइंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लाखों केसेस इंडिया में पेंडिंग है, कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद मिलेगी कि शायद ये केसेस अब जल्दी से जल्द निपट जाएं और एक जस्टिस डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट और जो सबसे मेन अप्रोच जो आज के टाइम में फॉलो की जा रही है वो है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। एक फेमस सेइंग हम हमेशा यूज करते थे, लेट 100 एक्यूज्ड गो फ्री रेदर देन वन इनोसेंट सफर। हमने लॉज को ऐसे फॉर्मुलेट किया कि वो कहीं ना कहीं एक्यूज्ड सेंट्रिक ही होके रह गए। लेकिन व्हाट अबाउट द विक्टिम्स? विक्टिम्स के राइट्स
कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंसी कैसे इन्हेंस हो, इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं हमारा ध्यान कम ही रहा है। इसीलिए आज के टाइम में बीएनएसएस ने इस अप्रोच को और ज़्यादा इन्हेंस किया है और देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सके विक्टिम्स को, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग भी हो और विक्टिम की हरेसमेंट जो होती है उसको भी कम किया जा सके। तो ऐसे कई मेजर स्टेप जो हैं वो बीएनएसएस ने लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, अब आज के टाइम में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया है। कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं जो फोरेंसिक साइंस में आज कहीं ना कहीं इन्हेंस हो रहे हैं और ये हेल्प भी करते हैं हमें एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, एक अच्छी जजमेंट पे पहुंचने के लिए, ताकि किसी के साथ भी जो है वो इनजस्टिस ना हो। इसीलिए स्टेट्स को भी जो है वो गाइडलाइंस इशू की गई है कि अगर किसी स्टेट में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की टीम नहीं है तो सबसे पहले तो उसे फॉर्मुलेट किया जाए, और अगर जब तक वो फॉर्मुलेट होती है तो आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ से भी हेल्प ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर स्टेप हो सकता है जो हमें एक स्मूथ फंक्शनिंग में काम आएगा और काम करेगा भी। नेक्स्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को जो है वो एक चेक दिया गया है, यानी कि अगर कोई भी पुलिस किसी भी तरह की सर्च करती है या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करती है सर्च के दौरान, तो उसको जो है उस टाइम पे रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से कलेक्ट की है, कहाँ पे आपका सर्च ऑपरेशन था, वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो इन सब चीज़ों को एक ट्रांसपेरेंसी में लाने के लिए ये चीज़ अब मैंडेटरी कर दी गई है कि उस सब को जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर स्टेप है जो हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू जो है वो पुश करेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि बीएनएसएस और सीआरपीसी में मेजर डिफरेंस क्या है, यानी कि हमने कौन कौन सी नई चीज़ों को ऐड ऑन किया है, कौन कौन सी पिछली जो हमारे पास प्रोविजंस थी उनको डिलीट किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो सीआरपीसी में हमारे पास 484 सेक्शंस थे। अब अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं तो अब हमारे पास 531 सेक्शंस हैं, यानी कि सेक्शंस को जो है वो इन्हेंस किया गया है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अगर कोई भी पर्सन यानी कि एक्यूज्ड कोई ऑफेंस कमिट करता था तो उसको सबसे पहले जो है वो पुलिस कस्टडी में रखा जाता था, और ये पुलिस कस्टडी जो है वो 15 डेज की हुआ करती थी। उसके बाद जो है वो उसे जुडिशियल कस्टडी में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता था, और ये 15 डेज भी कभी भी एक साथ नहीं दिए जाते थे, इनको हमेशा बाइफरकेट किया जाता था। एक टाइमलाइन जो है वो फॉर्मुलेट की जाती थी कि कभी आपको हमने 5 दिन का टाइम पीरियड दे दिया पुलिस वालों को, कभी हमने 4 दिन का टाइम पीरियड दे दिया, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं वो उन 15 डेज को जो है वो पूरा किया जाता था। लेकिन अब इस टाइम पीरियड को जो है वो इन्हेंस किया गया है, यानी कि 60 और 90 डेज जो है वो रखा गया है, और जो डिपेंड करेगा केस टू केस। अगर ऐसी नीड जो है वो महसूस होती है कि जो पुलिस कस्टडी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए उसके टाइम पीरियड को, तो उसको जो है वो 60 डेज जो है वो रखा गया है, और अगर उससे भी ज़्यादा नीड पड़ती है तो उसे 90 डेज तक भी है जो वो अब लेके जाया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ रही है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आज भी है और आगे भी आता रहेगा, हमारा जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि किसी भी पर्सन को जो है वो उसकी सुनवाई के बिना कोई भी जजमेंट उसके खिलाफ जो है वो कभी भी पास नहीं की जाएगी। लेकिन आज अगर मैं बीएनएस की बात करूं तो अगर कोई भी पर्सन है जो इस्केप करता है, भाग जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कंट्री से ही भाग गया है, तो ऐसे टाइम में उसके बिना भी ट्रायल चलाया जा सकता है और जजमेंट भी डिलीवर की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप तो है जो एक मेजर चेंज लेके आएगा उन ऑफेंडर्स के लिए जो
कंट्री से ही भाग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी जाएगा कि पार्टी को उस पर्सन को जो है वो बिना सुने ही उसके खिलाफ जजमेंट पास की गई है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो रहेगी दोनों के बीच में, एक पलड़ा नेचुरल जस्टिस का और दूसरा ये गवाही देता रहेगा कि कहीं ना कहीं जो ऑफेंडर्स हैं जो अपनी सुनवाई चाहते ही नहीं है कि खुद हो, तो ऐसे पर्सन्स के लिए जो है वो क्या किया जाए, तो ऐसे स्टेप जो है वो उठाने ही पड़ते हैं। तो ये एक मेजर चेंज है जो बीएनएसएस ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जिसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है जीरो एफआईआर। यानी कि अगर किसी भी पर्सन के साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है और आसपास में उसके जो भी पुलिस स्टेशन है वो वहाँ पे जाकर जो है वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज उसे ये नहीं कह सकता कि जो आपका एरिया है यानी कि जहाँ पे आपके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है वो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, यानी कि उसको जो है वो एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। उसके बाद वो जिस भी एरिया की एफआईआर होगी उसको जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि अब वो जो है पर्सन मना नहीं कर सकता, वो इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का वो मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी एफआईआर जो है वो लॉन्च नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो सबसे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है हमारे लिए वो है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। यानी कि अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। अब फोरेंसिक टीम को बनाने के लिए भी जो है वो स्टेट टू स्टेट गाइडलाइंस भी इशू कर दी गई है कि अब किसी भी ऑफेंस जो 7 साल या उससे ज़्यादा पनिशेबल है उसके लिए जो है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होगी, आपको वही करनी पड़ेगी। उसके बाद ही केस की इन्वेस्टिगेशन को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे लिए कंट्रोवर्शियल भी रहा है वो है हैंडकफिंग। यानी कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट की अर्लियर गाइडलाइंस हैं वहाँ पर हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हैंडकफिंग जो है वो अलाउड नहीं है। अगर वो अलाउड होगी तो वो सिर्फ हीनियस यानी कि सीरियस ऑफेंसेस में ही की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वो बीएनएसएस ने हैंडकफिंग को जो है वो ओपनली अलाउड कर दिया है, लेकिन वही सीरियस और रिपीट ऑफेंडर्स के लिए जो कहीं ना कहीं कई बार मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ मेजर चेंजेस थे जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बीएनएसएस में, और कुछ जो है हमारे पास कंट्रोवर्शियल भी हैं और कहीं ना कहीं डिबेटेबल भी हैं, जिन पे डिबेट अभी भी चल रही है कि ये सच में नीड थी इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की या फिर नहीं करने की। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके दोस्त हैं जो बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।